अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद किए जाने के बाद यह तासुर दिया जा रहा है कि मुल्क में जारी सियासी डेडलॉक खत्म हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि मुज़ाहमती सियासत अब मुफाहमती रास्ता इख्तियार करेगी। ताहम ये जितना कहना आसान है, अमली तौर पर उतना ही मुश्किल दिखाई देता है। तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनवाने में किरदार अदा किया, जबकि हुकूमत ने भी ताखीर के बाद उनकी नामजदगी को मंजूर कर लिया। इस मरहले पर सियासी गेंद मुकम्मल तौर पर महमूद खान अचकज़ई के कोर्ट में आ चुकी है। अब उनकी जिम्मेदारी है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ के लिए सियासी स्पेस हमवार करें, दूसरी तरफ हुकूमत के साथ भी मामलात को मतवाज़न अंदाज में आगे बढ़ाएं। अगर ऐसा ना हो सका तो हुकूमत की जानिब से वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि चाहे सड़क हो या असम्बली, रियासत मुखालफ बयानात और इक़दामात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने दो टोक अल्फाज में कहा कि अपोजिशन लीडर अगर मुनासिब बात करेंगे तो ही उन्हें फ्लोर दिया जाएगा। एक बात मैं बड़े क्लियर बता दूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मशावरत करता हूं, मगर वो मुझे रोकते नहीं किसी चीज़ से। महमूद खान हो या कोई हो, मेरे लिए तो एक वो मेंबर हैं जब तक वो इलेक्टेड मेंबर हैं, मगर जो एंटी पाकिस्तान बात करेगा वो मैं रोकूंगा उसको। कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उठे तो उसको फ्लोर मिलना चाहिए। अगर वो ठीक बात करेंगे फ्लोर मिलता रहेगा। ये रवायत है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना रूल्स में। जो एहतजाज है एहतजाज ज़रूर करें। जब तोड़ फोड़ होती है और खून खराबा होता है और जब ये सुनने में आता है कि साथ डंडे होते हैं, बंदूकें होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तब तशवीश होती है। महमूद खान अचकज़ई को जहां हुकूमत के साथ एक बड़े सियासी चैलेंज का सामना है, वहीं उनके लिए सबसे कड़ा इम्तिहान तहरीक इंसाफ की उन तवक्कुआत पर पूरा उतरना भी है जो उनसे वाबस्ता की गई है। खासतौर पर पानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकातों पर आयद पाबंदी का खात्मा तहरीक इंसाफ का पहला और फौरी मुतालबा है। महमूद खान अचकज़ई के लिए एक और बड़ी आजमाइश 8 फरवरी को सामने आ रही है, जब उनकी क़यादत में कायम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल और यौम स्याह मनाने का ऐलान कर रखा है। यह ऐलान एक ऐसे वक्त में किया गया है जब सियासी दर्जा हरारत पहले ही बुलंद है। दूसरी जानिब इमरान खान की हिदायत पर तहरीक इंसाफ ने अपनी स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर रखी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी सिंध और पंजाब के दौरों के बाद अब अपने ही सूबे में इस तहरीक को मजीद तेज कर रहे हैं। आज हरीपुर में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और दीगर क़यादत के हमरा सियासी ताकत का मुजाहरा किया गया। इस मौका पर बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हरीपुर से मानसेरा तक स्ट्रीट मूवमेंट जारी रहेगी। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ का मैंडेट एक नहीं बल्कि 2 बार चोरी हुआ, ताहम साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि महमूद खान अचकज़ई की नामजदगी से मुल्क की सियासत में इस्तेहकाम आएगा। एक नहीं 2 मरतबा मैंडेट चोरी हुआ है हरिपुर में, इसलिए अवाम अपने मैंडेट पे डाका डालने नहीं देगी। मैं समझता हूँ अभी लीडर ऑफ द अपोजिशन का भी अपॉइंटमेंट हुआ है, सेरेनिटी प्रिवेल करने चाहिए। 3 साल से बहुत ज़्यादा हो गया, 2 साल से हम ये सारे हर जगह पे तहरीक चला रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, ईवान की बालादस्ती हो, कानून की सुप्रीमेसी हो, अवाम के हक हुक्मरानी तब होगी जब उनका वोट काउंट होगा, वोट पे डाका नहीं डाला जाएगा। मजबूरी तौर पर सियासी सूरत हाल को देखा जाए तो महमूद खान अचकज़ई फिलहाल मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ले जाने से गुरेज करते दिखाई देते हैं। अगरचे उनकी सियासी सरगर्मी से मुज़ाहमती हिकमत अमली का तासुर मिलता है, लेकिन वो साथ ही हुकूमत के साथ बैठकर मामलात हल करने के भी ख्वाहां नजर आते हैं। गुज़िश्ता शब उन्होंने न सिर्फ कौमी हुकूमत के क़याम का मशवरा दिया, बल्कि यह दावा भी किया कि मुल्क के बड़े सियासी रहनुमाओं को चंद नुकात पर मुत्तफिक किया जा सकता है, जिसके बाद उन नुकात की मंजूरी खुद इमरान खान से ली जा सकती है। 5-6 नुकात पे मुत्तफिक हो, या आइन बालादस्त होगा, ताकत का सरचश्मा मुंतखब पार्लियामेंट होगी, एक अच्छा इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाएगा, तमाम पॉलिसियाँ मुंतखब पार्लियामेंट से निकाली जाएंगी। यहाँ जहाँ जहाँ कौमियतों के उसमें वसाइल हैं उन पर उनका बच्चों का कोई हक होगा, लोगों के ज़ुबानों और कल्चर का एहतराम किया जाएगा। आप इन पे दस्तखत कर दें, इमरान से मैं करा दूँ। यही लोग मिल के नवाज शरीफ, फजल रहमान, जमात इस्लामी वाले, पीपल वाले, फलानिया वाले, यही कौमी हुकूमत बनाएं, इसको मुस्ताफी करा दें, 4 महीने के अंदर नए इलेक्शन का ऐलान कर दें, टेम्परेचर खत्म हो जाएगा। अगर आप जीत गए जिंदाबाद, अगर इमरान जीत गए जिंदाबाद। सियासी तजज़ियाकारों के मुताबिक आने वाले दिन ये तय करेंगे कि महमूद खान अचकज़ई वाकई मुफाहमत का किरदार अदा कर पाते हैं या फिर मुल्क की सियासत एक बार फिर टकराव की जानिब बढ़ती रहेगी इन मामलात पर। और मुल्क में मौजूद मजबूत सियासी सूरत हाल पर मजीद बात करने में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुफाहमत का जो हामी ग्रुप है वो तो बड़ा खुश है कल से कि उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो है ऑर्डर भी ले लिया है स्पीकर से, और अब वो कह रहे हैं कि एक भरपूर मुफाहमत चलेगी जिसके नतीजे में खान साहब को जल्द रिहा भी करवा लिया जाएगा।
तो आपको क्यों इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं है इस मुफाहमत के बारे से या मुफाहमती ग्रुप को लेकर? नहीं, कोई ऐसा मुफाहमती ग्रुप और मुज़ाहमती ग्रुप ये गलत तफरीक है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, खान साहब का हुक्म है स्ट्रीट मूवमेंट का, और स्ट्रीट मूवमेंट क्या है? एक बुनियादी हक है हर इंसान का। हमारा आइन आर्टिकल 15 कहता है राइट ऑफ मूवमेंट। हम अभी कराची गए, आपने देखा 4 दिन वहाँ हम सड़कों पे थे, अवाम से हमने मकालमा किया, क्या कोई जुर्म सरजद हुआ? एक पत्ता नहीं टूटा, एक गमला नहीं टूटा, सवाए उस रात के जब हम पे फस्तायत ढाई गई, लाठी चार्ज हुआ, बाग जिना में स्टेज नहीं लगाने दिया गया, साउंड सिस्टम नहीं लगाने दिया गया, गाड़ियाँ तोड़ी गईं। उसके अलावा आप देखें कि कुछ भी हमारी जानिब से ऐसा नहीं हुआ जिसको आप कहें कि ये कोई हुल्लड़बाजी थी। तो हम बिल्कुल मकालमा करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में हम चलेंगे, हम बात करेंगे, हम आवाज़ बुलंद करेंगे। तो ये एक मकालमा है जो ज़रूरी है। अब इसके साथ साथ अगर कोई होश के नाखुन लेता है रियासत में, वो आइन और उसूल की बात करना चाहता है, जो इंतखाबात लूटे गए उसका कोई वो हल ढूंढना चाहता है, मदावा करना चाहता है, आइंदा शफाफ इलेक्शन की यकीन दहानी कराना चाहता है, जो हमारे असीरान हैं इमरान खान साहब, उनके साथ बाकी तमाम डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, सेनेटर एजाज चौधरी हों, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, उमर सरफराज चीमा हों, मिलिट्री कोर्ट्स के जो हमारे असीरान हैं, उन सब की रिहाई की बात होती है। तो मुल्क बिल्कुल मैं समझता हूँ आ सकता है एक ऐसी सूरत में जहाँ अवाम और रियासत के दरमियान जो खलीज पैदा कर दी गई है वो खलीज कम हो, ख़त्म हो जाए, और हम मईशत के हवाले से सब यकसू होकर सोच सकें, अमल कर सकें। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त नहीं चल रही, अपनी घुटनों पर है वो, बल्कि घुटनों से भी मैं कहूँगा ये सब कुछ तो तब हो सकेगा कि जब आप बैठेंगे आपस में, मुज़ाकरात शुरू होंगे, तब जाके चीजें जो है इसमें नहीं, पहले हुकूमत ये सब इक़दामात उठाए, उसके बाद तो फिर मुज़ाकरात का होने क्या फ़ायदा है? नहीं, ये बिल्कुल मजाक है। जिस तरह के मुज़ाकरात की बात हुई दिसंबर 2024 में, जनवरी 2025 में आएँ, बिस्किट खाएँ, चाय पिएँ, हम पूछ के बताएंगे, हम आपकी मुलाकात करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, हम कोई तहकीकाती कमीशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, फिर ओहो हमें नहीं मिली इजाज़त, हम मजबूर हैं, हम क्या करें। उस तरह के मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे। एक ऐसी सूरत हाल पैदा होनी चाहिए जहाँ हमें नज़र आए कि खुलूस नीयत है। सिर्फ ये नहीं है कि जब हम बात करें अवाम से मकालमे की तो ये क्या आओ, हमारे पास आओ, बैठो, चाय पियो, बिस्किट खाओ, ताकि तो क्या ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का तकर्रर हुकूमत ने किया है, आप समझते हैं कि ये उसी एक कोशिश का हिस्सा है, या आप इसे एक सीबीएम समझते हैं कि ये सीबीएम था, पहला कदम था आगे मामलात को बेहतर करने के लिए, या आप कह रहे हैं कि ये 8 फरवरी के एहतजाज के प्रेशर की वजह से ये हुआ है सारा कुछ? मुझे नहीं पता, लेकिन ये कोई मेहरबानी नहीं है, ये एक आइनी फरीज़ा है। आइन इस चीज़ का तकाजा करता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन हो। लीडर ऑफ द अपोजिशन के बगैर पार्लियामान नामुकम्मल है। ये करना ही था, से वो ये नहीं कर रहे थे, बेवकूफ़ी थी जो इस चीज़ में ताख़ीर की गई। 5.25 महीने से वो ऐसा नहीं कर रहे थे, गलत कर रहे थे, आइन से इनहराफ था। उनको मुकर्रर, देखिए उनके मुकर्रर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पहले भी हमारे लीडर थे, वो आज भी लीडर है। इमरान खान साहब का हुक्म आ चुका था। ये एक आइन की ज़रूरत है, ये निज़ाम की अपनी ज़रूरत है कि आपकी पार्टी के 10 लोगों ने जाके स्पीकर ऑफिस में लाइन में लग के स्पीकर से वो ऑर्डर वसूल किया। वो इतने कल खुश थे बड़ा कि हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट जो अच्छी बात है, वो करना ही था, लेकिन उसमें कोई उससे बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता। ये इनकी अपनी ज़रूरत थी, निज़ाम की ज़रूरत थी। हमारे तो लीडर थे, हम तो बदस्तूर मीटिंग्स कर रहे थे जिनकी सरबराही वो कर रहे थे। तो इसलिए इस निज़ाम को ज़रूरत थी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन मौजूद हो ऐवान में। तहरीक इंसाफ में एक जो है एक धड़े को या ग्रुप को, या आप कह सकते हैं कि एक अक्सरियत है कि जिसको ये लगता है कि खान साहब को मुज़ाकरात करके, बातचीत करके रिहा करवाया जा सकता है, बाकी सियासी मसाइल जो है वो मुज़ाकरात या बातचीत के जरिए हल हो सकते हैं। आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? आपको क्या लगता है कि मुज़ाकरात में क्यों ये कामयाबी नहीं मिलेगी? नहीं, बिल्कुल। मैं देखिए, आप मुज़ाकरात के बारे से बड़े क्रिटिकल रहे हैं। तो गुफ्तगू ही होगी। मैं कोई इस बात का हरगिज़ मुखालिफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस वक्त वो सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आ रही, मुझे खुलूस नज़र नहीं आ रहा। जब भी हम बात करते हैं अवाम की जानिब जाने की, तो ये बात शुरू हो जाती है, मुज़ाकरात करो, चाय पियो, बिस्किट खाओ, सब अच्छा हो जाएगा, मट्टी पाओ, इलेक्शन को भूल जाओ, फॉर्म 47 की बात ना करो, अदलिया की बात ना करो, आगे बढ़ो, चलो।
तो ये सब बातें वो हैं जिनका मकसद सिर्फ ये है कि जो जुल्म हो चुका, जो जबर हो चुका, उसके बारे में बात ना की जाए। हम बात करेंगे जब हमें खुलूस नज़र आएगा तो ये गुफ्तगू आगे बढ़ेगी और बिलाखिर मैं समझता हूँ इस मुल्क की फलाह इसी में है कि हम बामानी गुफ्तगू करें, पाकिस्तान में आइन बहाल हो, अदलिया आज़ाद हो, और ये होगा इंशाअल्लाह। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब तो ये बड़े कॉन्फिडेंट थे, हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है। आप 8 फरवरी की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट पे कोई प्रेशर है, हुकूमत तो बड़ी कॉन्फिडेंट है, कह रहे हैं कि कर लें, ये भी कर लें, आपने पहले भी बहुत सारी कॉल्स दी हैं, ये भी आप कर लें। तो इसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि तरीके साहब अपना ये शौक पूरा करके फिर आ जाए, उनसे बातचीत करें। वो कह रहे हैं फिर आप स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर भी फिर आप आ जाएं, अपना वहां भी रोल प्ले करें। वो तो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि कुछ भी नहीं होना 8 फरवरी को। चलिए, कोई ऐसी जल्दी नहीं है हमें भी। आप आगे देखिए क्या होगा। ये तो 1 साल पहले, 4 महीने पहले बड़े कॉन्फिडेंट थे कि मईशत अब छलांगे मारेगी, उड़ेगी, उड़ता पाकिस्तान, पता नहीं क्या क्या कुछ इन्होंने नहीं कहा। उसके बाद जो आदात सामने आए हैं वो ये हैं कि इस मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही, इस मुल्क में नौकरियां नहीं पैदा हो रही, करोड़ों नौजवान जो हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं, मईशत नहीं चल रही। ये सब इनकी एक सरासीमगी जो है उसको छुपाने की नाकाम कोशिश है। तो इसलिए आप इस बात की कोई फिक्र ना करें कि वहाँ क्या दावे किए जा रहे हैं, क्या वहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। हकीकत जो है उसका सामना हर एक को करना होगा, इनको भी करना होगा। जब तक ये पाकिस्तान के 8 फरवरी को जब आपने कॉल दे रखी है करेंगे, कुछ और उड़े ना उड़े, जो 8 फरवरी को आपने एहतजाज की कॉल दे रखी है, उस दिन पंजाब में पतंगे उड़ाने का उन्होंने एक प्लान बना रखा है। वो कह रहे हैं कि हम बसंत मनाएंगे, बड़े भरपूर तरीके से लोग निकलेंगे, लेकिन वो बसंत के लिए निकलेंगे, तरीके साफ नहीं करें। देखिए ये जो एक हकीकत है वो पतंग की नज़र नहीं होगी। बेशक वो पतंगे उड़ाएं, वो पटाखे फोड़ें, ये सब कुछ उनके अपने चेहरों पे आके गिरेगा। इसलिए आप इसकी फिक्र ना कीजिए। एक तारीखी अमल है, इस अमल ने जारी रहना है। पाकिस्तान ने फलाह की जानिब जाना है, झूठ ने ख़त्म होना है, इंतखाबात ने शफाफ होना है, अदलिया ने आज़ाद होना है, असीरान ने बाहर आना है। इमरान खान इस कौम के लीडर हैं, उनको ये बंद नहीं रख सकेंगे। ये सब कुछ आप लिख लीजिए और आगे आपको ये होता नजर आएगा। ये 2026 के बारे में बात करें साहब, ये 2026 की बात करें कि इसी साल ये सब कुछ हो जाएगा जिसकी आप बात कर रहे हैं? मुझे इसी साल ये होता नज़र आता है। मैं आपको कोई तारीख नहीं दूंगा कि फ़लाँ तारीख को होगा या फ़लाँ लम्हे होगा, लेकिन ये होगा 2026 ही। आप कह रहे हैं कि ये सब तब्दीलियाँ, ये सब डेवलपमेंट सियासी 2026 के अंदर हो जाएंगी। लेकिन एक और चीज़ जो है, आप जब बात करते हैं कि हमने अल्टीमेटली जाके इंडियन मुज़ाकरात ही करने हैं, इसमें आप कहते हैं कि हुकूमत कहती है कि पिछले इलेक्शन को भूल जाओ, आगे बढ़ने की बात करो, तो आगे क्या क्या इसमें तरीके साफ जो है मुज़ाकरात या बातचीत को लेकर कितनी फ्लेक्सिबल हो सकती है? आप किन किन चीज़ों पे आप पीछे हट सकते हैं? क्या ये हो सकता है कि पिछला जो इलेक्शन था उसको छोड़ के आगे बढ़ा जाए, आगे इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर बात की जाए और कोई टेन्योर मौजूदा असेंबली का जो है वो अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया जाए, ऐसी कोई चीज़ हो जाए? इस पर कुछ हो सकता है? फ्लेक्सिबिलिटी तरीके साफ की तरफ से आ सकती है? देखें, इंतखाबात तो होने हैं, कराने पड़ेंगे, लेकिन इसमें कोई ऐसी इस्तिलाहात नहीं हैं जो आइंदा इंतखाबात को शफाफ यकीनी तौर पे बना सके। अगर इंतखाबात के साथ वही कुछ किया गया जो पिछली बार किया गया था तो फिर इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे। कागज़ पे आप कुछ भी लिखते हैं, लेकिन उस दिन अगर आप कानून को वालाए ताक रखेंगे, कानून की परवाह नहीं करेंगे, उस दिन अगर आप आकर ज़ोर की बुनियाद पर नतीजों को तब्दील करेंगे तो दुनिया का कोई कानून नहीं है जो इसको रोक सके। उस दिन अगर आप इंटरनेट बंद कर देंगे, एक और बड़ी अहम चीज़ है, एक और बड़ी अहम खबर है जो कि इस्लामाबाद के सियासी और सहाफ़ती हल्कों में बहुत ज़्यादा गर्म है आजकल, वो ये है कि कुछ इंतखाबी इस्लाहात की प्लानिंग की जा रही है। हुकूमती कैंप के अंदर इस तरह की कुछ चीज़ें ज़ेर गौर हैं कि जिसमें वोटर की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दी जाए। वो कहते हैं कि MNA की उम्र अगर 25 साल होती है तो वोटर की उम्र भी जो है वो 25 साल कर देनी चाहिए। तो आप समझते हैं, लेकिन ये वो बदनीयती है ना, यही जी ये बदनीयती है, ये बदनीयती है। वो जानते हैं कि नौजवान तकरीबन 100% इमरान खान के साथ हैं, PTI के साथ हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उनसे वोट का हक छीन लिया जाए। पहले तो उनके वोट को उन्होंने सल्ब किया, नज़रअंदाज किया, झूठ की एक इमारत खड़ी की। अब वो चाहते हैं कि उनकी जो राय है उसको उनसे छीन लिया जाए। तो इससे सिर्फ माशरे में जो दूरियां हैं वो बढ़ेंगी। ये इंतहाई बेवकूफ़ाना हरकत होगी। ये पाकिस्तान के अवाम को, नौजवानों को ये कहना होगा कि तुम इस काबिल नहीं हो कि हम तुम्हें सुने, उनको धुतकारना होगा। इससे बड़ी कोई बेवकूफ़ी नहीं हो सकती, मुल्क के खिलाफ कोई इससे बड़ी साजिश नहीं हो सकती। जो ये करेगा वो मुल्क का दुश्मन है। इन हालात में आप कहते हैं कि उनके साथ चाय पिए, बिस्किट बैठे,
बिल्कुल करेंगे, हर सतह पे करेंगे। ये बेवकूफ़ी होगी, पाकिस्तानी कौम इसको नहीं मानेगी। इस तनाजुर में आप कहते हैं कि हम इनके साथ बैठ जाएं, बिस्किट खाएं। इनको अपनी नीयत दिखानी होगी कि ये पाकिस्तान को वाक़यतन जमहूरी बनाना चाहते हैं, वाक़यतन ये आगे बढ़ना चाहते हैं, माजी की गलतियों का अजाला करना चाहते हैं। न्यू नॉर्मल अब तो हमें कहा जाता है कि हर इलेक्शन ऐसे ही होगा जैसे 2024 में हुआ। हमसे मामला कर लो, हमारे साथ मिल जाओ, वरना 2024 का इलेक्शन 2029 में भी होगा। तो ये हम नहीं मानेंगे। वैसे महमूद खान अचकज़ई साहब, जो कि आपके अपोजिशन के इत्तेहाद के सरबराह हैं, वो तो किसी कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सारे मिले बैठे हैं, कुछ नुकात पे इत्तफाक करते हैं, 5-6 पे। खान साहब को कह रहे हैं मैं खुद जाके कन्विंस कर लूंगा। क्या ये जो वो बात कर रहे हैं, जो प्रपोजल दे रहे हैं, जो ज़ेरे तहरीक इंसाफ की हिमायत की हासिल है? देखिए, ये बिल्कुल मुख्तलिफ बात है ना। जिस किस्म की बात ये कर रहे हैं कि आओ बैठो, मट्टी डालो, बस छोड़ो, बिस्किट खाओ, आगे चलो, 2029 का इंतज़ार करो, ये बात तो नहीं कर रहे ना अचकज़ई साहब। उनकी बात बिल्कुल उन्हीं उसूलों पर खड़ी है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि आप अजाला कीजिए जो गलती हुई, जो झूठ का निज़ाम है, इस निज़ाम को ख़त्म कीजिए और सच्चाई की जानिब मुड़िए। अगर इन मौज़ूआत पे बात होती है और हमें नज़र आता है कि वाक़यतन ये निज़ाम शर्मिंदा है अपने आप से और सच्चाई की जानिब लौटना चाहता है, तो जो अचकज़ई साहब ने बात की है, खान साहब ने, इमरान खान साहब ने उनको इख्तियार दिया है, तो वो उस इख्तियार का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसूली अपने मौक़िफ़ पर खड़े रहते हुए। जब आप बात करते हैं कि मुलाकात करवा दी जाए खान साहब से, अचकज़ई साहब की, या किसी और तरीके साहब के लोगों की मुज़ाकरात के हवाले से ही अगर मामला आगे बढ़ने, मुफाहमत के हवाले से ही मामला अगर आगे बढ़ने, वो कह रहे हैं जब खान साहब इख्तियार दे चुके हैं अचकज़ई साहब को, तो दोबारा वो उनसे क्या बात करेंगे जाके? वो कह रहे हैं खान साहब ने तो बिल्कुल उन्हें एक खुली जो है वो कैसे हो सकते हैं कि आज़ादी आप कैसे हो सकते? नहीं, आप करें। कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते इमरान। देखें, कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते खान साहब को काल कोठरी में डालकर। ये टॉर्चर है, ये उनके बुनियादी हुकूक की नफ़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा इस पे बात कर चुकी है। सबसे बड़ी तो मुज़ाकरात के हवाले से तो या सियासी मामलात के हवाले से तो आज बात कर रहे थे, वज़ीर कानून ने भी कहा है, वो कहते हैं कि जब किसी बंदे को सज़ा होती है किसी केस के अंदर, उसे जेल में इसलिए डाला जाता है कि वो बाकी लोगों से उसका राब्ता, मुलाकात ना हो। वो कह रहे हैं अगर एक बंदा जेल से बैठ के सारे सियासी मामलात चलाएगा, तो कहते हैं फिर वो जेल का फ़ायदा क्या? फिर तो मकसद ही सारा ज़ाहिर हो गया उसका। बिल्कुल ये गलत और 500 साल के कानून और आइन के खिलाफ है, जो पूरी दुनिया ने माना है कि एक शख्स को अगर आपने जेल में डाला है तो उसका बुनियादी हक है। हमारा कानून ये कहता है कि वो अपने खानदान से मिले, अपने वकला से मिले, खानदान से मिलना और बात है। वो कहते हैं खानदान से मिले, सुनने मेरी बात, सुन लीजिए। खान साहब के उन मुलाकातों के बाद आते हैं जो उनके ट्वीट्स आते हैं, सुन लीजिए ना, कह रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए, जी, सुन लीजिए। कोई दुनिया का कानून, कोई आइन नहीं रोकता है कैदी को सियासी मामलात पे बात करने से। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में था, स्टीव बीको 15-17 साल जेल में थे। वो जेल से इलेक्शन भी लड़ते थे, अपनी पार्टी का इलेक्शन भी लड़ते थे। उनके खिलाफ एक दरखास्त दी किसी सफ़ेद फार्म ने कि उनको रोका जाए पार्टी का इलेक्शन लड़ने से, सियासी बयानात देने से। उस वक्त के साउथ अफ्रीकन सुप्रीम कोर्ट ने, जो सफ़ेद फार्म सुप्रीम कोर्ट था, स्याह फार्मों को पूरा इंसान भी वो नहीं जानते थे, उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ इनकी जिस्मानी आज़ादी छीनी है, इनका जहन नहीं छीना, इनकी जुबान नहीं छीनी, इनका सियासत करने का हक नहीं छीना। ये उस सुप्रीम कोर्ट की बात थी। आज हम किस खाई में जा गिरे हैं? बिल्कुल हमारा आइन इस चीज़ की मान्यता नहीं करता कि के दौर में आया था कि आप सियासी मामलात या आप जो है पर्टिकुलरली हुकूमत से मुतल्लिक मामलात जो है आप अंदर से बैठ के नहीं उसमें अपनी कोई राय दे सकते, फैसला आप नहीं कोई ये फैसला नहीं आया था। वो सिर्फ ये आया था कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बहरहाल वो एक फैसला था, लेकिन उसने भी ये नहीं कहा था कि आप बात नहीं कर सकते जेल में बैठ के। हमारा आइन आपके सामने वाज़ेह है। ये बिल्कुल एक बेवकूफ़ाना और खिलाफ आइन बात है कि एक कैदी सियासत की बात नहीं कर सकता। उससे अगर उसके रुफ़का मिलने जाएंगे, उसका ख़ानदान मिलने जाएगा, वो मुल्क का सबसे बड़ा सियासी लीडर है, तो क्यों वो सियासत की बात नहीं करेगा? क्यों वो अपने अवाम की फलाह का नहीं सोचेगा? बिल्कुल सोचेगा और ये उसका हक है। ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के अपने कैंप के अंदर ज़ाहिर अब आप मोबिलाइज कर रहे हैं अवाम को एक जो है 8 फरवरी की कॉल के हवाले से, एक भरपूर मुज़ाहमत के हवाले से, कि तहरीक इंसाफ के अपने कैंप्स के अंदर काफ़ी मुज़ाहमत दिखाई देती है। एक दूसरे के खिलाफ दो धड़े जो है वो खुलकर सामने आते हैं। महमूद अचकज़ई साहब भी कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ का बड़ा मसला जो है खान साहब की रिहाई में वो आपस की तकसीम है। वो कह रहे हर 100 बंदे पे अपना वो एक उन्होंने अपना एक सदर बनाया हुआ है। तो ये तहरीक इंसाफ के अपने कैंप से ये बातें इस तरह की सामने आती हैं। रिसेंटली कुछ तब्दीलियाँ तहरीक इंसाफ के अंदर की भी गई हैं और अब कुछ मज़ीद तब्दीलियों की बात भी चल रही है कि शायद तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर भी तब्दील होने जा रहे हैं और पार्टी चेयरमैन के हवाले से भी इस तरह की बातें चलती है कि शायद वहाँ भी कोई तब्दीली इस तरह की आए, क्योंकि सियासी कमेटी में तो बड़ी तब्दीली की गई है इससे पहले। नहीं, देखें, ये एक मुनज़्ज़म साजिश है पार्टी के ख़िलाफ़
और ये साजिश वही करते हैं जो पाकिस्तान की आवाम की राय को कुचलना चाहते हैं, जिन्होंने इलेक्शन लूटा, कि ये तासुर देते रहो कि तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत निफाक है, बहुत सारे धड़े हैं। ज़रूर हर सियासी जमात में कुछ गिरोह होते हैं, ग्रुप होते हैं, नुक्ता नज़र का फ़र्क होता है, वो बिल्कुल है। लेकिन जो इसको बढ़ावा दिया जाता है, जो आपने चेयरमैन के हवाले से बात की या खैबर पख्तूनख्वा के सदर के हवाले से बात की, बिल्कुल ये बेबुनियाद बातें हैं। इनका मकसद सिर्फ यही है कि आप एक माहौल पैदा करें शक का, सरासीमगी का, और कोई इसकी वजह नहीं है। तो ये बिल्कुल झूठ पर मबनी बयानियाँ हैं। सही। तो ये जो तहरीक इंसाफ की तंजीमी तो जो तब्दीलियाँ की गई हैं रिसेंटली, कुछ मसलन सियासी कमेटी के अंदर कुछ तब्दीलियाँ लाई गई, ज़रा आप चीज़ों को बेहतर करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की चीज़ें थी कि शायद KP में तहरीक इंसाफ के सदर को भी तब्दील किया जाए, तो ऐसी कोई तजवीज़ गौर नहीं है? बिल्कुल नहीं। सही है। और एक चीज़ और जो आपको बात कर रहे थे तकसीम के हवाले से, अली मोहम्मद खान साहब ने कल कहा कि सिर्फ अडियाला के बाद टिकटॉक बनाने से मामला नहीं चलेगा, बल्कि असल लोग तो वही हैं खान साहब के साथ जिन्होंने उनके साथ जेलें काटी हैं, सोबतें काटी हैं, वो लोग असल वो तरीके साहब के अंदर लोग ये बात करते हैं, तो वो आगे बढ़ते हैं ना, वो बिल्कुल उनकी बड़ी कदर है हमें, और वो इंशाल्लाह अपना रोल अदा करेंगे, अडियाला के बाहर हो या कहीं और हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की, जिनका कहना है कि जब भी तहरीक इंसाफ की तरफ से अवाम को मोबिलाइज करने की कोशिश की जाती है तो हुकूमत की तरफ से कोई ना कोई ऑफर सामने आ जाती है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ तैयार है, लेकिन पहले हुकूमत को कुछ बड़े इक़दामात उठाने होंगे। प्राइम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी सारी सूरत हाल पर हुकूमत का मौक़िफ़ भी लेंगे, और हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो 2 रोज़ पहले इस्लामाबाद में वानी सदर में पीपल्स पार्टी ने एक तकरीब की थी सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से, उस पर नून लीग काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल दिखाई दे रही है, काफ़ी ये तकरीब चुभी है नून लीग के अंदर। नून लीग को इससे क्या मसला है और पीपल्स पार्टी नून लीग में क्या चल रहा है, इस पर मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या मुस्लिम लीग नून की तरफ से अब लीडर की अपोजिशन की तकर्री तो कर दी गई है, उसके बाद आइंदा का लायबल आगे क्या होगा। पर्टिकुलरली पीपल्स पार्टी के हवाले से भी ये इत्तलात आ रही है कि पीपल्स पार्टी ने जो मसल्स दिखाने शुरू किए हैं हुकूमत को, उस पर हुकूमत काफ़ी ज़रा अनकम्फर्टेबल जो है वो महसूस कर रही है। पर्टिकुलरली जो पीपल्स पार्टी की तरफ से एक तकरीब की गई है 2 रोज़ पहले ऐवान सदर में, उसमें नून लीग के हलकों में काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है कि ऐवान सदर में ये तकरीब क्यों की गई। और इसके अलावा अब क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ को आइंदा आने वाली 28वीं आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी के मुतबादिल के तौर पर तो कहीं इंगेज नहीं कर रही। इस पर और मज़ीद इशूज़ पर बात करेंगे। अफनान साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि क्या मामला है, आपने अपोजिशन लीडर का तकर्रर तो बिलाखिर आपने कर ही दिया, आपकी हुकूमत की तरफ से हो ही गया उस पर 5 महीने और 11 दिन के बाद। अब आगे के वाले से क्या एक मीनिंगफुल इंगेजमेंट होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, या अब 8 तक तो ये सियासी माहौल तल्ख ही रहेगा, फिर 8 के बाद ही लाया जाएगा मुज़ाकरात की मेज़ पे? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, हमने तो बार बार कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे ऐसे इक़दाम किए हैं जिससे जो है मुल्क की सियासत का माहौल पहले ही था पिछले कई महीनों में, कुछ महीनों में आप कह सकते हैं, लेकिन वैसे ओवरऑल तो वज़ीर आज़म साहब जब पिछली दफ़ा बने थे शहबाज साहब, तब भी उन्होंने कहा था हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन में थे तब भी कहा बातचीत करने के लिए तैयार है। उससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो इनके घर बनी गाला गए 2014 में, मतलब एक लंबी लिस्ट। 2002 का इलेक्शन जो है हमारी मदद से जीते। उससे पहले मतलब मैं एक लंबी कहानी पूरी सुना सकता हूँ कि हमने क्या क्या किया और इनका आगे से क्या बर्ताव रहा हमारे साथ। तो बात यह है कि ये ताली तो 2 हाथों से बचती है। हमारी तरफ से वन साइडेड मामला एक हद तक ही हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि PTI को ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और ये जो इंतशारी सियासत है इसको तर्क करके जो मुल्क की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए। और देखें, इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क की अपोजिशन भी निकम्मी है। मतलब आप सोचें, इतनी निकम्मी है कि पब्लिक इशूज़, पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशूज़ कोई हाईलाइट ही नहीं करते। कोई आपकी इनकी तकरीर जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट की नहीं होती, कोई कमेटी में इनकी इनपुट नहीं है, कोई लेजिस्लेटिव वर्क नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं सिवाय इसके के बाद जी वो खाना पहुंच गया है। राजा साहब तो कह रहे हैं कि अब इन्हें आ जाना चाहिए, कमेटियों के अंदर भी वापस आना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर भी। लेकिन स्पीकर साहब ने आज बड़ा धुआंधार बयान दिया। वो कह रहे हैं अगर इदारों के खिलाफ या किसी किस्म की कोई बात की अगर या पार्लियामेंट के हवाले से तो फिर माइक बंद कर दिया जाएगा, फिर उन्हें बात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी लीडर ऑफ अपोजिशन को। उनके बारे में ज़रा आज स्पीकर ने इंतबाह भी कर दिया कि आपको ये ओहदा दिया लेकिन वो आपको किसी लिमिट में रह के वो ओहदा जो है ना अपनी जो एक पोजीशन है वो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी।
देखिए जो ज़ाहिर है मुल्क का जो आइन है उसके और जो कानून है उसके मुताबिक ही मामला चलाए जाएंगे। तो उसके अंदर रहते हुए अगर कोई तकरीर कर रहा है तो ठीक है। स्पीकर साहब ने तो ये बात की कि कोई अगर ऐसी बात कर दे जो ज़ाहिर है पार्लियामेंट और अदलिया और फौज के हवाले से उनका हाँ, तो बात ऐसी बात अगर नहीं आप करने दी जाएगी। मुल्क के ख़िलाफ़ बात शुरू कर दें करना या इस तरह की, तो ज़ाहिर है फिर कोई भी इसको अलाउ नहीं करेगा। लेकिन अदर दैन दैट आप बात कर सकते हैं और ये बहुत सारी बातें अपनी तकरीरों में करते भी हैं। ऐसी बात नहीं है, आप इनके जो लीडरान हैं उनकी तकरीरें सुन सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई को ये फैसला करना कुछ पड़ेगा। गारंटीज भी ली गई हैं अचकज़ई साहब से कि वो रेड लाइंस क्रॉस नहीं करेंगे, जिनके जो आपके नज़दीक रेड लाइंस हैं, जिनकी बात स्पीकर साहब ने की भी है। देखिए हमें ये उम्मीद है कि महमूद खान अचकज़ई साहब एक ज़ीरक और एक मंजे हुए सियासतदान और पुराने बड़ी उनकी क्या कहते हैं उनकी फ़ैमिली की भी उनकी पार्टी की कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। तो मुझे यकीन है कि वो इस बात का ज़रूर लिहाज करेंगे कि वो मुल्क के निज़ाम के अंदर ऐसा कोई काम ना करें जिससे मुल्क को कोई नुकसान पहुँचे। वैसे तो कल से ये भी दावा सामने आ रहा है JUI की तरफ से कि मियां नवाज शरीफ साहब की इंटरवेंशन से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन बात ये है कि मैं अभी तक उस पर कोई वाजे जो है ना किसी किस्म का डिनाइल उस पर नहीं आया अभी तक हुकूमती रैंक से। देखिए अगर दो ही बात हो सकती है, बात दुरुस्त है या गलत है। एक बात ये दुरुस्त है तो इसमें कोई हैरानकुन बात तो नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब बड़े फैसले वही करते हैं, हमारी पार्टी के सदर भी वही हैं, तो इसमें कोई हैरानकुन बात मेरे लिए नहीं है एटलीस्ट। तो और अगर इससे मुल्क की सियासत का बेहतर होती है, मुल्क का माहौल बेहतर होता है तो अच्छी बात है। लेकिन ये बात हमें समझनी पड़ेगी और आवाम को भी समझानी पड़ेगी कि देखिए हमारे एंड पे इशू नहीं है, सही है, ये हमारे एंड का इशू नहीं है, ये उनके जो है पीटीआई के मामलात हैं। वो चाहते ही नहीं है, उनके वैसे अपने अब एजेंडे हैं, वो चाहते ही नहीं है इस मुल्क के अंदर जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। महमूद खान अचकज़ई ने अपोजिशन लीडर बनने के बाद जो पहला बयान की तरफ से आया है वो तो ये कहते हैं कि शहबाज साहब भी मुस्तफ़ी हों और योदा छोड़ें और एक कौमी हुकूमत जो है मुल्क के अंदर कायम की जाए। वो कह रहे हैं खान साहब को मैं खुद मना लूंगा, उन्हें कन्विंस कर लूंगा लेकिन जाके। बात तो ये है बात ये है वो तो किसी और ये तरफ मामलात मतलब में ये रेल निकले हुए अब 2 साल हो चुके हैं, ठीक है ना। ये 2 साल हो गए इस गाड़ी को निकले हुए। आपको 2 साल पहले जब पीपल्स पार्टी ने कहा था कि आप हमारे साथ मिलकर हुकूमत बना लें तो बना लेनी चाहिए थी ना उस वक्त आपको। उस वक्त पता नहीं आप किस दुनिया में थे, उस वक्त आपने बनाई नहीं। अब एक सिस्टम बन गया, एक हुकूमत बन गई, एक हुकूमत चल रही है, अब आप बीच में कह रहे हैं कि जी नेशनल हुकूमत लाई जाए। इस तरह मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी संजीदा बात है। ये मेरा ये ख्याल है कि इनको ये चाहिए कि ये मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम की तरफ काम करें। खैर पीपल्स पार्टी भी काफ़ी चुभ रही है आपको आजकल, जो खैर उन्होंने पख्तूनख्वा तकरीर की में 2 काम रोज़ करें। पहले ईवानी सदर में सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से बिलावल साहब ने की है, उस पर भी काफ़ी राना साहब ने बड़ी तशवीश का इजहार किया है। देखिए वो काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जो कि ज़ाहिर है उन्होंने की हैं, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं और वो कर सकते हैं। मगर कुछ लोगों को ये ज़रूर था कि वो माने सदर में शायद वो करने वाली बातें नहीं थी, वो कहीं और अगर होती तो ज़्यादा बेहतर था। सियासी बात थी। फिर ये कि ये आपको बातों से मसला नहीं है, वो बातें ईवानी सदर में बैठ के हुई हैं इसलिए आपको मसला है। नहीं, हमें तो ये है कि ठीक है वो ज़ाहिर है उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, वो कर सकते हैं, लेकिन और उनका अपना राइट है, वो उसको कर सकते हैं। लेकिन हम मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हमें भी नहीं मालूम थी जो उन्होंने की हैं। तो मसलन कौन सी? मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें तो नहीं पता था कि सिंध में हो रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, वो तो लेकिन आपको पता होना चाहिए ना आपको, आप उनके वो नज़र दादी नहीं नहीं, आपका आते, अपना ताल्लुक नज़र आते कराची नहीं से है। आपका। आप चले मेरे साथ कराची, आप भी, मैं जा रहा हूँ बल्कि अभी कुछ दिनों बाद, तो फिर जाके देखते हैं वहाँ पे क्या आपको सारे पाकिस्तान को नज़र आ जाएगा। मतलब कि डी लिंक तो नहीं हो सकते ना आप रियलिटी के साथ इतनी ज़्यादा। मतलब आप सोचें कि पूरा शहर टूटा हुआ है जो दारुल खिलाफा है सिंध का, उसके अंदर गलियाँ टूटी हुई हैं, उसका सीवरेज का निज़ाम तबाह और बर्बाद हो चुका है, उसके अंदर पानी नहीं मिलता, नलके में पानी नहीं आता। आप मुझे बताएं ना, 18 साल हो गए, 17 साल हो गए, पीपल्स पार्टी की मुसलसल हुकूमत है, आप कम से कम कराची को पानी दे देते। हज़ारों अरब रुपए का बजट है आज भी, 3,500 या 4,000 अरब रुपए का बजट है सिंध का, और वो कराची के पानी का मसला आज तक हल नहीं हुआ, ना उधर गलियों का मसला हल हुआ है, ना अंडरपास फ्लाईओवर, कुछ है ही नहीं। बस जो प्रोजेक्ट लगे हैं वो सारे मुस्लिम लीग, ज़्यादातर 90% मुस्लिम लीग नून के प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे आज भी। चाहे आप जिस मर्जी को कराची टर्मिनल जो जिन्ना टर्मिनल है उसको उठा के देख ले, कराची हैदराबाद मोटरवे को उठा के देख ले, लियारी एक्सप्रेस वे हमने कंप्लीट की, जो कोल फायर्ड पावर प्लांट था 1400 मेगावाट का, वो लगाया, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया मियां नवाज शरीफ साहब ने। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि सिंध के पास जो है वो जो वसाइल हैं वहाँ पे टैक्सेस हैं वो हम खुद इकट्ठे कर रहे हैं और उसमें काफ़ी वो कह रहे हैं बहुत बड़ी हमने ग्रोथ उसमें की 18% की। तो कहते हैं विफाक में FVR से टैक्स इकट्ठा होता नहीं है, आप मजीद बोझ जो है वो सूबे पे डालना चाह रहे हैं। इस पर भी काफ़ी उन्होंने तशवीश का इजहार किया है कि देखिए बात यह है कि तकरीबन 3,500 अरब रुपए का बजट है सिंध का, 3,000 3,500 इस तरह एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना ही है।
और पंजाब का है 5,200 5,300 अरब रुपए का बजट। तो अब आप मुझे बता दें पंजाब की हालत और सिंध की हालत, मतलब कोई कंपैरिजन अगर आप हो सकता है तो आप मुझे बता दें। मतलब वो कहते हैं मरीम साहब अभी इस तरह की तकरीबें कर लें, आके अपनी परफॉर्मेंस बता दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, मतलब वो तो मैंने कहा उनका राइट है, वो कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बुनियादी चीज़ें ही कराची में आप देते हैं। आपका दारुल खिलाफा आपका है, किसी का मतलब ये सिंध का दारुल खिलाफा है वो, वहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे। लेकिन मतलब आप नलके में पानी ना आना, आप मुझे बता दें पाकिस्तान के कौन से बड़े शहर के जो बासी हैं उनके घरों में नलकों में पानी नहीं आता। सही, एक मतलब ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है ना। और शहर का जो हाल है वो मतलब ऐसे लगता है जैसे खंडरात बने हुए, बम फटे हुए हैं, खुदा हुआ है पूरा। कोई वो एक लाइन बनानी शुरू की है, वो ख़त्म ही नहीं हो रही, 3 साल हो गए। वैसे ये बातें आज तक नून लीग ने बोली नहीं है, अब इस तकरीब के बाद नून लीग काफ़ी ज़रा अनकंफर्टेबल दिखाई दे रही है इस नहीं, हम तकरीब पे बात आपको नहीं, ये उनकी बात मैंने performance तो भी बहुत दफ़ा नजर आने लग गई है, आपको बाकी इश्यूज भी नजर आने लग गए। नहीं, मैं तो देखें ये वाली बात बहुत दफ़ा कर चुका हूँ, जो सही बात है। ये तो देखें ना, ये तो अगर आपकी परफॉर्मेंस कराची में ये है तो फिर बाकी सिंध में क्या होगी। सही है, मतलब और चीज़ नज़र आती है ना। आप जो मर्जी कर ले, मैं जो मर्जी प्रेजेंटेशन बना लूँ, अगर नज़र ही कुछ नहीं आता ज़मीन के ऊपर तो फ़ायदा क्या मैं प्रेजेंटेशन का। इसी पे शैला रज़ा साहबा ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, उनका मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। शैला रज़ा साहबा, अफनान साहब आपके तादिए वो कह रहे हैं कि क्या प्रेजेंटेशन थी, वो कह रहे हैं सिंध के अंदर जो हालात है, कराची के अंदर जो हालात है, वो कह रहे हैं नलके में पानी नहीं आता, सड़कों की हालत ख़राब है। कह रहे क्या आप प्रेजेंटेशन तो दे रहे हैं, लेकिन कह रहे ग्राउंड पे जो हालात है वो तो बड़े ख़राब है। देखिए, मैं तो समझती हूँ कि ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसपे जो है वो कहें ये है वो है। अब शायद कॉस्मेटिकली इन्हें कुछ चीजें कम लग रही हैं, अदरवाइज सेहत की सहूलियात, हमारा अपने पावर प्रोडक्शन और एजुकेशन, इसमें जो इदारे इतने सारे बने, इतनी यूनिवर्सिटीज बनी, और ये चीजें बड़ी देखने वाली होती हैं। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जो मंसूबे वफाक के साथ चल रहे हैं उनकी वजह से पानी कब पहुंचेगा, हम बिलियंस में रखें वो मिलियन में रखें। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पे दिल पे लेकर उंगलियां उठाने शुरू कर दें। और अफनान तो एक मतलब आई एम सॉरी, मेरा भाई है छोटा। राना साहब ने भी कहा है कि ऐवान सदर में उन्हें ये तकरीब जो है ये वहाँ बैठ के ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। अफनान साहब ये बात कर रहे हैं, ऐवान सदर में बैठ के ये तकरीब करने पे काफी नून लीग बड़ी डिस्टर्ब हुई है इस चीज़ से। वहाँ पे प्रोग्राम कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा सूबे भी अपनी कारकर्दगी वहाँ पे दिखा सकते हैं कि उनके हॉस्पिटल्स कैसे हैं, उनके पास कितने साइबर नाइफ हैं, कितने मरीज कहाँ से विजिटर्स हैं, कौन से मुमालिक से हैं। लियारी जैसी जगह जहाँ पे हमें जो है वो कहना चाहिए कि गैंगस्टर्स मिले थे, हमने वहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज दे दी। तो मैं इसको ऐसा नहीं समझती, बल्कि ये अच्छी बात है। हमें एक रिवायत डालनी चाहिए कि हम हर साल अपनी जहाँ कारकर्दगी पेपर पे निकालते हैं। अब कम से कम ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि सिंध की हर चीज पे जो है वजीर आला साहब या चेयरमैन साहब की तस्वीर लगा दें। कॉस्मेटिकली हम जरूर पीछे हैं, लेकिन देखिए यही चीजें होती हैं। रही बात कराची की, तो कराची के लिए तो अब सबको सोचना चाहिए कि इतना रोजाना की बुनियाद पे वहाँ पे कराची में इन्फ्लक्स है हर सूबे से, कि आखिर क्या बात है कि लोग कराची जा रहे हैं, हमारे अपने सूबे में लोग क्यों नहीं रोजगार ढूंढते। जी अफनान साहब, लोग लाहौर क्यों नहीं जा रहे, पंजाब क्यों नहीं जा रहे, कराची क्यों जा रहे ज्यादा? और सिर्फ आप नहीं है, रना साहब है, बिलाल जरदारी साहब भी कल हमारे प्राइम में थे, वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना, वो भी कह रहे थे कि एनएफसी के अंदर जाके बातें करें। आप तकरीबात में इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? जरा अफनान साहब इस पर अपना जवाब दीजिएगा। मैं तो लेकिन बात ये है, जरा अफनान साहब का जवाब आ जाए, फिर आपकी क्योंकि आपने मुझे 2 मिनट जी जी जी, आप अफनान साहब की बात सुन के मैं तो अफनान को या किसी को रिप्लाई नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि रोजाना की बुनियाद पे कराची में इन्फ्लक्स हो रहा है। जब सेंसस होते हैं तो उन लोगों को जो 15-15 साल से रह रहे हैं गिना नहीं जाता। वो रोजाना हमारे वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। 5,000 बंदा बताया जाता है कि ऐड हो रहा है वहाँ पे आबादी के अंदर। अफनान साहब का जवाब क्विकली जी अफनान साहब। देखिए, मैं इसके ऊपर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि खाली कराची वो शहर नहीं है जहाँ पे इन्फ्लक्स है, इस तरह का लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में है। आप सोचें मतलब कि इस्लामाबाद की आबादी 1997 में 2.5 लाख थी, आज उसकी आबादी 23 लाख है, 10 टाइम्स हो गई है, 10 टाइम्स। तो ये लाहौर की आबादी जो है वो डबल हुई है लास्ट 15-20 ईयर्स। तो ये खाली उधर का मसला नहीं है, लेकिन सर्विसेज आप देखें ना, मतलब मैं सिर्फ एक बुनियादी बात कर रहा हूँ। मैं बड़ी मोदबाना गुजारिश है मेरी
कि देखें इतना तो आप कर देना कराची के आवाम के लिए कि वो कम से कम उनको नलकों में पानी तो आ जाए करे। कुछ इतना महंगा काम भी नहीं है। K4 जो है वो सिंध हुकूमत ने वो करी है, तो नहीं कर रहा था, वफाक ने पैसे भी रखे नहीं, थे जी। कई 100 अरब रुपए हैं, कई, देखिए मैं आपको ये बता रहा कहाँ हूँ, गए पैसे कई सौ नहीं अरब? क्यों नहीं आ रहा पानी? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या लाहौर का पानी जो है वो वफाक ने करके दिया है, या कि इस तरह तो नहीं होता ना कि आप एक शहर के पानी का इंतजाम ना कर सके। चलिए क्विकली तो जवाब सुन लेते फिर मुझे वाइंड अप भी करना जी। शाला साहब, देखिए, इसमें तो कोई इनकार नहीं कि पाकिस्तान की आबादी बढ़ी है, कराची की आबादी बढ़ी तो है, लेकिन उसमें जो रोजाना आबादी ऐड हो रही है उसको गिना दूसरे सूबों में जा रहा है। ये फर्क है अफरान साहब, कि उनको गिना दूसरे सूबों में जा रहा है। जो 15 साल से 20 साल से यहाँ पे पख्तून, साउथ पंजाब के लोग, बलोच, ये सब यहाँ पे मेहनतें कर रहे हैं, उनके घर उनके सूबों में, उन्हें गिना दूसरी जगह जा रहा है। दूसरी बात ये कि हम टेल एंड पे हम अपना पानी नहीं बनाते, हमारे पास जो पानी आता है वो हम देते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट कराची की 1200 गैलन से ज्यादा है और हमें 600 कुछ गैलन मिलते हैं पानी के। जो एक प्रोजेक्ट है उसमें हम यही कर सकते हैं कि हमने जो लाइनें दी हैं, हमने हब से पानी का सिस्टम दे रहे हैं और K4 का एक फेज मुकम्मल कर लिया है। उसमें जरा अगर वफाक सही वक्त पे बिलियंस में डाल दे, जितने बिलियन हम डालते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। तो मेरा ये कहना है कि बिल्कुल आपकी आबादी बड़ी होगी, लेकिन आप गिन रहे हैं, हमारी गिनी नहीं जा रही, रोजाना गुजर रहे हैं। देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये मामला आबादी का है ही नहीं, ये मामला जो है वो गवर्नेंस का है। आपका 3,300 अरब रुपए का बजट है, आप उसमें से 100 अरब रुपए कराची के लिए नहीं निकाल के पानी का मसला हल कर सकते। आपको जरूरत ही नहीं K4 की, आप जो है वहीं के ऊपर जो है वो उसकी पानी को समुद्र से लें, उसको जो है वो प्रोसेस करें और आवाम को दें। बाकी दुनिया में K4 में हम बिलियन रखते हैं, आप लोग मिलियन रखते हैं, जो सखर लेकिन कोई पूरे पाकिस्तान उसके लिए भी कह रहे हैं, पूरे पाकिस्तान का कोई ऐसा पूरा पाकिस्तान का कोई एक ऐसा शहर नहीं है कराची के अलावा जहाँ पानी नलके में ना आता हो। बहुत शुक्रिया सेंटर अफनान साहब आपका और शेल हरदा साहब आपका, अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे आलमी मंजरनामे पर तेजी से बड़ी अहम तब्दीलियां रहनुमा हो रही हैं। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ईरान में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद बज़ाहिर हालात काबू में आ चुके हैं, मगर हकीकत यह है कि इस बहरान की गूंज अब भी आलमी सतह पर सुनाई दे रही है। मुजाहिरों के रुकने के बावजूद कयासाराइयां, खदशात और इल्जामात खत्म नहीं हुए, बल्कि बयानबाजी का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। ईरान इस पूरे मामले को सिर्फ दाखिली मसला मानने के बजाय इसे एक मुनज़्ज़म साजिश करार दे रहा है, जिसमें अमरीका, इसराइल और मगरबी ताकतों को बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ अमरीका ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई से पीछे हटने के बावजूद दबाव की पॉलिसी मुकम्मल तौर पर तर्क करता दिखाई नहीं देता। इसी तनाजुर में आज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का एक इंतहाई सख्त बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है ईरान में मुजाहिरों के दौरान होने वाली अमवात, नुकसानात और ईरानी अवाम पर बहतान लगाने के लिए अमरीकी सदर जिम्मेदार हैं। अपने एक बयान में आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि ईरान में होने वाले हालिया फसादात मुख्तलिफ थे, जिसमें अमरीकी सदर जाती तौर पर मुलव्विस थे। इससे कबल ईरानी वज़ारत खारजा ने भी इसी मौक़िफ़ को आगे बढ़ाते हुए G7 ममालिक के बयानात को मुदाखलत करार देते हुए कहा कि ईरान में तशद्दुद और दहशतगर्दी में इसराइली किरदार के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। ईरानी वज़ारत खारजा की जानिब से जारी बयान में मुतालबा किया गया कि G7 ईरान के दाखिली मामलात में गैर कानूनी मुदाखलत बंद करे, गैर कानूनी पाबंदियाँ खत्म की जाएँ और इंसानी हकूक़ को सियासी हथियार न बनाया जाए। बयान में मजीद कहा गया कि ईरान में पुरअमन एहतजाज को इसराइली हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने पुरतशद्दुद बनाया। 8 से 10 जनवरी के दौरान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले किए गए। तशद्दुद और दहशतगर्दी में इसराइली किरदार के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। अमरीकी और इसराइली हुक्काम के बयानात पुरतशद्दुद वाक़यात में अवाम को तशद्दुद पर उकसाने का वाज़ेह सबूत है। ईरानी वज़ारत खारजा के मुताबिक ईरान पुरअमन एहतजाज के हक़ का एहतराम करता है, आइन के तहत शहरी हुकूक़ का पाबंद है, रियासत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान बरकरार रखने की मुकम्मल जिम्मेदारी निभाएगी और बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सलामती का दिफा किया जाएगा। ईरानी वज़ारत खारजा का कहना है कि G7 ममालिक का ईरान के अंदरूनी मामलात पर बयान मुदाखलत पसंदाना है। इंसानी हकूक़ के नाम पर अमरीकी क़यादत में G7 का दोहरा मयार बेनकाब हो गया है। G7 ममालिक खुद इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब हो रहे हैं। ईरानी वज़ारत खारजा के मुताबिक फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी में G7 ममालिक इसराइल के साथ बराह रास्त शरीक हैं। G7 को इंसानी हकूक़ पर किसी को लेक्चर देने का अखलाकी जवाज़ हासिल नहीं। ईरानी कौम 2025 में इसराइली हमलों में शहरी हलाकतों को फरामोश नहीं करेगी। उधर ईरान में होने वाले हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान रियासती कार्रवाइयों की तफसीलात भी सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सूबे गिलान में पुलिस ने मजमूई तौर पर
1500 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने का दावा किया है। BBC फारसी के मुताबिक गिलान के पुलिस कमांडर हुसैन हसनपुर ने कहा कि हालिया हफ्तों में इस सूबे में होने वाले एहतजाज के दौरान अब तक 1500 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया है। ईरानी खबर रसाई इदारे इसना के मुताबिक पुलिस का कहना है कि फसादात के दौरान किसी भी फितने और तखरीबकारी में मुलव्वस तमाम अफराद की शनाख्त और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। ईरानी हुकाम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मुजाहिरीन और फसादियों में फर्क किया जा रहा है। अगरचे माजी में फसादी की इस्तिलाह हुकूमत की जानिब से मुजाहिरीन के लिए बगैर किसी इम्तियाज के इस्तेमाल की जाती रही है। अगरचे इब्तदा में ईरान ने मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त इक़दाम के इशारे दिए थे, ताहम अमरीकी सदर की जानिब से मुमकिन सख्त कार्रवाई के बयानात सामने आने के बाद ईरान ने अपने फैसलों पर नजरसानी की। यही वो हिकमत अमली थी जिसने ईरान और अमरीका के दरमियान शदीद तनाव को वक्ती तौर पर कम किया और सूरत हाल यहां तक पहुंची कि जो अमरीकी सदर चंद दिन पहले ईरान को सख्त नतायज की धमकियां दे रहे थे, अब वही ईरान के शुक्रगुजार नजर आते हैं। गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक गैर मामूली कदम उठाते हुए ईरानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि उसने उन फांसियों पर अमल दरामद नहीं किया जो उनके बकौल सैकड़ों सियासी कैदियों को दी जानी थी। ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने 800 से ज्यादा अफराद की फांसी मंसूख कर दी है और वो इस इक़दाम का एहतराम करते हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने इस तासुर की भी नफी की कि अरब या इसराइली हुकाम के दबाव पर अमरीका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला किया। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि किसी ने ईरान पर हमला न करने के लिए कायल नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद अपने आप को कायल किया। तहम इससे कबल अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ये दावा कर चुका है कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने बुध के रोज सदर ट्रंप से बात करते हुए ईरान पर मुमकिन फौजी हमला मौखर करने की दरखास्त की थी। इसी रोज ट्रंप ने यह बयान दिया था कि उन्हें इंतहाई अहम ज़राए से मालूमात मिली है कि ईरान में मुजाहिरीन की हलाकतें रुक गई हैं और सजाए मौत पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उधर बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक ईरान पर हमले का फैसला आखिरी लम्हात में तब्दील किया गया और यह तब्दीली सऊदी अरब, कतर और ओमान की सफारती कोशिशों के नतीजे में सामने आई, जिन्होंने वाशिंगटन से हंगामी मुज़ाकरात करके तेहरान को अच्छे अमल का मौका देने पर जोर दिया। अगरचे अमरीका और ईरान के दरमियान माहौल में वक्ती बेहतरी दिखाई दे रही है, मगर इस सूरत हाल से वो अनासर शदीद मायूस नजर आ रहे हैं जो ईरान में किसी भी सूरत रजीम चेंज के ख्वाहां हैं। ईरान के आखिरी बादशाह के जिला वतन बेटे रजा पहलवी एक बार फिर बदअमनी को हवा देने की कोशिशों में सामने आ गए हैं। अमरीका में मुकीम रजा पहलवी ने दुनिया से मुतालबा किया है कि ईरान के पास दारान इनकलाब और कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। अमरीका में मुकीम रजा पहलवी का कहना है कि ऐसा करने से हमारा काम आसान होगा और मजीद जानों का ज़िया रुकेगा। जुमा के रोज वाशिंगटन में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रजा पहलवी ने दावा किया कि ईरान के सिक्योरिटी इदारों के कुछ हिस्सों ने मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरानी हुकाम ने एहतजाज को दबाने के लिए गैर मुल्की जंगजू बुलाए थे। उन्होंने दुनिया पर जोर दिया कि वो ईरान के पास दारान इनकलाब को निशाना बनाएं और मुतालबा किया कि कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सर्जिकल स्ट्राइक करें। रजा पहलवी का कहना है कि उन्हें यकीन है कि हुकूमत जरूर घिरेगी, सवाल सिर्फ इतना है कि ये कब होगा। ईरान से मुतल्लिक़ इलाकाई सतह पर सिफाती राब्ते भी जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें ईरान और खित्ते के मजबूत सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और अमन और इस्तेहकाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इसके अलावा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ईरान के मामले पर सालसी की पेशकश की है। इस दौरान गजा से मुतालिक आलमी सतह पर एक और अहम पेशरफ सामने आई है, जहां व्हाइट हाउस ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल रहनुमाओं के नाम जारी किए हैं जो गजा में आइंदा इक़दामात की निगरानी करेंगे, जबकि इसराइली जारहियत के बाद गजा का इंतजाम संभालने के लिए कायम की गई फलस्तीनी कमेटी ने गुज़िश्ता रोज काहिरा में पहली बार इजलास मुनक़्क़द किया। अमरीका की सालसी में होने वाले गजा जंगबंदी मुआहिदे के दूसरे मरहले के निफाज के साथ तश्कील दी गई। यह कमेटी 15 टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल है, जिन्हें हमास इसराइल जंग के बाद फलस्तीनी इलाके का इंतजाम चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमेटी के एक रुकन ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर AFP को बताया कि कमेटी के पहले इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और बल्गारिया के सिफारतकार निकोले मलादिनोफ ने शिरकत की, जिसके बारे में ये तवक्को है कि वो गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले में कलीदी किरदार अदा करेंगे। कमेटी के रुकन ने मजीद कहा कि हमें उम्मीद है कि हम अगले हफ्ते या उसके बाद वाले हफ्ते गजा जाएंगे। हमारा काम वहाँ है और हमें वहाँ होने की जरूरत है। सिफारती ज़राए के मुताबिक कमेटी का मरकज काहिरा में होगा और अरकान बाकायदगी से गजा आते जाते रहेंगे। इस कमेटी की निगरानी बोर्ड ऑफ पीस करेगा, जिसकी सरबराही खुद डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, जबकि इस बोर्ड के बाकी नाम भी मंजर आम पर आ गए हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी किए गए नामों के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, ट्रंप के खुसूसी एलसी स्टीव विटकॉफ, साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शामिल हैं। बोर्ड में प्राइवेट इक्विटी एग्जीक्यूटिव और अरबपति मार्क रोवन
वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा और ट्रंप के मुशीर रॉबर्ट गैब्रियल भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ मशरक़ वस्ता के एलची निकोले मलादिनोव गजा के लिए आला नुमाइंदे का किरदार अदा करेंगे। व्हाइट हाउस ने बताया कि साबिक़ अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांडर मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स को आलमी इस्तेहकाम फोर्स का कमांडर मुकर्रर किया गया है। नवंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद ने बोर्ड ऑफ पीस और उसके साथ काम करने वाले ममालिक को गजा में यह फोर्स कायम करने का इख्तियार दिया था। इंसानी हकूक़ के बहुत से माहिरीन और वकला पहले ही कह चुके हैं कि ट्रंप की जानिब से किसी गैर मुल्की इलाके के इंतजाम की निगरानी करने वाले बोर्ड की सरबराही एक नौ आबादियाती ढांचे से मुशाबियत रखती है, जबकि टोनी ब्लेयर की शमूलियत पर गुज़िश्ता साल इराक जंग में उनके किरदार की वजह से तनकीद की गई थी। इन तमाम बहरानों के साथ साथ ट्रंप ने एक और मुतनाज़ मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ग्रीनलैंड को अमरीका में शामिल करने के मंसूबे की मुखालफत करने वाले ममालिक पर टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। गुज़िश्ता रोज व्हाइट हाउस में होने वाली मीटिंग में ट्रंप का कहना था कि जो ममालिक ग्रीनलैंड के मंसूबे की हिमायत नहीं करेंगे वो उन पर टैरिफ लगा सकते हैं। ताहम सदर ट्रंप ने यह नहीं बताया कि वो कौन से ममालिक हैं जिन्हें इस नए टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। ईरान के एहतजाज से लेकर गजा, इसराइल, अमरीका और ग्रीनलैंड तक आलमी सियासत इस वक्त एक के बाद एक बहरान की लपेट में है। ये तमाम वाक़यात इस हकीकत की निशानदेही करते हैं कि दुनिया एक गैर यकीनी और ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहाँ सिफारतकारी, ताकत का इस्तेमाल और सियासी दबाव बैक वक्त आजमाए जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह